ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और जिसमें हमने अभी अभी, आपको पता होगा यदि आपने क्लास लगातार देख रहे हैं, तो पिछला चैप्टर आपको ख़त्म करवाया है अभी कुछ समय पहले ही, आपको पता भी होगा। तो उसकी लगभग टोटल 12 क्लास हुई है और आपने देखी होगी वो क्लासें बहुत अच्छी हैं। और इसी क्रम में अब आपका अगला चैप्टर हम शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं और साथ साथ में हम आपको बताते हैं यहाँ से आपकी दूसरी यूनिट भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम काइनेमेटिक्स है। जिसका मतलब है कि आपको इसमें आप काइनेमेटिक्स मतलब होता है गति की, हिंदी में क्या होता है, गति की। क्या मतलब होता है हिंदी में? गति की, ये मतलब होता है भैया काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स ये यूनिट है आपकी दूसरी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास में टोटल 10 यूनिट है, किसी में एक चैप्टर है, जैसे पहली में एक चैप्टर था, इसमें 2 चैप्टर है इस वाले में। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो आपके सामने है, जिसका नाम क्या है, सरल रेखा में गति। देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर का मतलब समझिए कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें लिखा है सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले आपको सरल रेखा में गति का मतलब समझना चाहिए कि होता क्या है, कैसे। हाँ, आप लोग जानते हैं ना कि ये एक सरल रेखा है और ये क्या है, ये तो होती है सरल रेखा। और आपको पता होगा कि ये होती है वक्र की रेखा। कौन सी रेखा? वक्र, कर्व होता है अंग्रेजी में बोले तो। और ये स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ। तो देखिए, जो कोई भी यानी पार्टिकल, कोई भी वस्तु अगर इस पर चलेगी तो कौन सी गति है? सरल रेखा में गति। अगर इस पर चलेगी तो वो क्या है? वो सरल रेखा में गति नहीं है, वो वक्र पर, कर्व पर, वो 2 डायमेंशन हो जाती है। और एक बात बोले तो सरल रेखा में गति ना एक प्रकार से एक विमीय गति होती है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और टोटल मोशन आपके पास में 3 प्रकार की है, एक 1D है, एक 2D है, एक 3D है। मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। और सरल रेखा में गति सिर्फ 1 डायमेंशनल है और इस पर चलेगी तो 2D, क्योंकि ये समझो ये बोर्ड है ना आपके पास में, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो कितनी डायमेंशन है इसमें? 2, लंबाई और चौड़ाई। और देखो, डायमेंशन सीखी कहाँ से जाती है? डायमेंशन सीखी जाती है एक्सिस से। आप लोग कक्षा 10 में अभी अभी पढ़ के आ रहे होंगे गणित में, चैप्टर नंबर 5, 6, पता नहीं 7वां चैप्टर है, हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपने एक्स एक्स और वाई एक्स के बारे में पढ़ा था। एक्स एक्स एक 1 डायमेंशन है, वाई एक्स दूसरी डायमेंशन। एक और भी होता है जेड एक्सिस, ठीक है, जो होता है 3D, मतलब तीसरी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो अब देखिए, आप ये समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को ना ऐसे समझिए जैसे कि आप अपने कमरे का कोई भी कोना देखो। मैं ये कमरा है, समझ करो मैं कमरे में हूँ फिलहाल, आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कमरे में आप देखते हैं कि कमरे में एक तो नीचे जो आपका नीचे जो फर्श है, मतलब जो आपको फर्श बोलो उसको, जो भी है आपका मार्बल टाइल्स जो भी है, उसकी उसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो एक्स एक्स और वाई एक्स, और जो ऊपर को चाहिए ना वो है जेड एक्स। तो मतलब आपका कमरा 3 डायमेंशन है, वो 3D में है। और यदि कोई कमरे के अंदर मच्छर उड़ रहा है, कोई कमरे के अंदर क्या हो रहा है, कोई मच्छर या मक्खी उड़ रही है, तो वो 3D में गति कर रही है। ठीक है, और इसके विपरीत यदि मच्छर या मक्खी यहाँ पर बैठी है, मक्खी सपोज कीजिए यहाँ पर बैठी है और वो यहाँ पर गति कर रही है, तो समझिए इसके ऊपर गति कर रही है, तो वो 2D यानी कि 2 डायमेंशन में गति कर रही है। ठीक है, और यदि वो इस रेखा पर बैठी है, सीधी इस पर चल रही है, तो वो 1 डायमेंशन में गति कर रही है। ये बात समझिए 1D और 2D और 3D का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो खैर ये तो हुई थी 1D 3D की बात में। अब देखिए, चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, मतलब 1 डायमेंशन में गति। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको गति का मतलब पता है या फिर नहीं पता है, कि गति होती क्या है। मैं कहता हूँ ना कि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि गति है क्या। अगर आपको ये नहीं पता कि गति होती क्या है तो फिर बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है ना, तो होती क्या है बताइए। देखिए, आपको कई प्रकार की परिभाषा मिलेगी। आप ये समझो, ये वस्तु है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, गति हो गई ना, गति हो गई, गति पक्का होगी ना। परिभाषा क्या बनी, देखो, जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ में? समय के साथ, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक गई है तो टाइम तो लगा ही है ना, समय तो लगा ही है ना। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती, पहले ये स्थान था अब ये स्थान है, ठीक है, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा, और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, और आपको आगे चल के यही आपको लिखना भी है
कि गति होती क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह उसकी गति कहलाती है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो फर्स्ट हेडिंग भी आप लोग ये डाल दीजिए, गति। क्या हेडिंग है पहला? गति। क्योंकि चैप्टर का नाम भी गति है तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लिख लिए, जब कोई वस्तु, मेरे साथ साथ में लिख लीजिए, समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह उसकी गति कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल बताओ, जैसे बताओ। सीधी रेखा में चलती ट्रेन वन डायमेंशन हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो सीधी एक रेखा में चल रही है, वन डेल में लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सरलरेखा में गति में। वैसे तो बहुत सारी गति का एग्जाम्पल होता है, कुछ भी लिख दो आप, जैसे कि लोकाकृति हुई गेंद, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने इसका दिया है क्योंकि चैप्टर का नाम ही सरल रेखा है। 1D का होता समझ गया ना, वन डायमेंशनल, इसलिए मैंने ये लिखा दी है साथ साथ में। ठीक है, तो देखिए अब इस गति को ना डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फ्रेम हैं जिनको हम बोलते हैं निर्देश फ्रेम। क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम। और ये आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है। अक्सर इसको छुड़वा दिया जाता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? निर्देश फ्रेम। बहुत अच्छा टॉपिक है, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, निर्देश फ्रेम इसका नाम है टॉपिक का। और होते क्या है, बस आपको यही मुझे समझाने हैं। देखिए देखिए फ्रेम होते क्या है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करिएगा कि होते क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, आपको पता कि ये वायु है, हवा है, क्लियर है, स्पेस है। मतलब आप पृथ्वी पर चल रहे हैं ना, जहाँ पर भी 3 डायमेंशन बन जाए, जहाँ पर भी 3D बन जाए, वही फ्रेम है। ये फिलहाल कहाँ लटक रहा है? ये भी एक फ्रेम में लटक रहा है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? निर्देश फ्रेम होते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में आपको बोलूँ तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षों को मिलाकर जो फ्रेम बनता है उसी का नाम क्या है? निर्देश फ्रेम है। और इसमें चाहे कुछ भी रखा है वो सब निर्देश फ्रेम के अंदर है। मैं भी एक निर्देश फ्रेम के अंदर ही हूँ। और परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तु की, कोई भी आपके पास में कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति का पता करने के लिए, उसकी गति की स्थिति का पता करने के लिए, सही जो सटीक पता करने के लिए जो तीनों अक्षों से मिलकर जो समुच्चय बनता है उसी क्या है? निर्देश फ्रेम होता है। ये डेफिनेशन इसकी सिंपल सी, कि मतलब परिभाषा भी अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या होगा? परिभाषा क्या होगी सिंपल सी कि तो परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा क्या है सिंपल सी देखिए, कि किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने वाले स्थान, किसी घटना के घटित होने वाले स्थान अथवा किसी कण की स्थिति, अथवा किसी कण की स्थिति को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए, मतलब या तो किसी घटना के घटित होना या फिर किसी कण की स्थिति को ठीक व्यक्त करने के लिए तीनों जो आपके पास में आवश्यक परस्पर तीनों लंबवत अक्ष है, मतलब जो अक्ष से तीनों तीनों लंबवत होते हैं ना, पता ना, तो तीनों जो अक्षों का समुच्चय होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आप लिखिए, थोड़ी सी वैसे कुछ शब्द फिजिक्स के यूज हो रहे हैं इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। लिखिए, तो लिखो, किसी घटना के घटित होने वाले स्थान अथवा
किसी कण की स्थिति को, किसी कण की स्थिति को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए आवश्यक परस्पर लंबवत तीनों अक्षों, लंबवत तीनों अक्षों के समुच्चय, समुच्चय मतलब जानते हैं ना, सबका संयोग, पढ़ा भी होगा, गणित वाले को पता होगा। समुच्चय को क्या कहते हैं हम? निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक है। और ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। इसके एग्जाम्पल पेपर में आते हैं भैया, ठीक है। एक बात और लिख दीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है? नंबर एक है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, ठीक है। इन्हीं से बोलेंगे अंग्रेजी में। देखो, एक जड़त्वीय होता है और एक अजगत्वीय होता है। परिभाषा बहुत सिंपल सी है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम तो होता है कि वो निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गति के सभी नियम, पता है ना, 3 नियम है, आगे चल के पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के सभी नियम बिना किसी विशेष काल्पनिक बल के, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा जब लिखवाऊंगा, जब इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा, है ना। बिना किसी विशेष काल्पनिक बल के लागू होते हैं, वो कौन सा फ्रेम है? जगत्तीय निर्देश फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पृथ्वी आपकी गति करती है ना, पृथ्वी की गति पर जो बल लग रहे हैं, वो भी एक निर्देश फ्रेम है। और क्या होगा? एक समान वेग से चलती हुई कार और एक सीधी रेखा में चलती हुई रेलगाड़ी, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। और एक होता है अजगत्तीय। अजगत्तीय क्या होता है कि वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गति के सभी नियम बिना किसी विशेष काल्पनिक बल के सीधे लागू होते नहीं। देखो, उसमें तो बिना किसी विशेष काल्पनिक बल के सीधे लागू होते हैं, और इसमें बिना किसी विशेष काल्पनिक सीधे बल के ये लागू नहीं होते हैं। तो यही फर्क है इसका, क्या नाम, जगत्तीय और अजगत्तीय का, ठीक है। अब आप परिभाषा लिखिए, देखिए देखिए, वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गति के सभी नियम बिना किसी काल्पनिक बल के सीधे लागू होते हैं, सीधे लागू होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, या फिर कहलाता है, एक ही बात है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए। ये बिना विशेष कोई काल्पनिक बल क्या है, मैं आपको जब दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा ना, उसमें आपको बता दूंगा कि क्या है। एग्जांपल लिखिए पहले। नंबर 1, पृथ्वी की सामान्य परिस्थितियां। पृथ्वी की क्या है? सामान्य परिस्थितियां सभी की सभी आपके निर्देश फ्रेम है, ठीक है। चाहे वो घूम रही हो, चाहे वो उसमें दिन रात हो रहे हो, कुछ भी हो। और एक क्या है दूसरा? समान वेग से चलती सीधी रेखा। समान वेग का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? समान वेग का मतलब ये होता है कि अगर वो 80 की स्पीड पर चल रही तो 80 की होनी चाहिए लगातार, 90 81 भी ना हो जाए। समान वेग का मतलब ये होता है, ठीक है। और चाहे चलती ट्रेन है, और एक बार बता दो, समान वेग से बस 2 बहुत है, काफी है, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्लियर, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे अजगत्तीय फ्रेम। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए। दूसरा है अजगत्तीय फ्रेम। कौन सा भैया? अजगत्तीय फ्रेम। निर्देशित यार में
निर्देश फ्रेम, इसको नॉन इनिशियल बोलेंगे। परिभाषा क्या होगी कि वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के सभी नियम सीधे लागू नहीं होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए किसी विशेष काल्पनिक बल की आवश्यकता होती है। बस इसमें ये बात हो जाएगी, ठीक है। नहीं बात, किसी विशेष काल्पनिक बल, देखो उसमें तो बिना इसके होते थे और इसमें कोई काल्पनिक बल आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लिखिए वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के गति के सभी नियम सीधे लागू नहीं होते हैं, सीधे लागू नहीं होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए किसी विशेष काल्पनिक बल को लगाना पड़ता है, बल को लगाना पड़ता है। कौन सा कहलाता है वो? अजगत्य निर्देश फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब सुनिए एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल से ही आपको जो है ना चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से क्या समझ में आएगा, जब हम आपको लिखवाएंगे तुरंत दिखता आएगा, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल है आपके पास में, अचानक चलने या रुकने वाली बस, ये इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, त्वरण से चलती हुई कार। तीसरा देखिए, गोल गोल घूमता हुआ झूला, ये भी इसका एग्जाम्पल है, झूला, ठीक है। झूला ढंग से बनाना भाई, ठीक है। गोल गोल घूमता हुआ झूला। और एक बार देखें, मोड़ पर घूमती हुई कार, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा विशेष काल्पनिक बल लग रहा है जो इसमें नहीं लग रहा, अभी समझ जाओगे आप। जब अचानक से बस चलती या रुकती है तो आपको आगे से झटका लगता है ना, देखा है ना आपको, वो जड़त्व का नियम है। और बस रुकती भी है तो उसमें भी तो आपको ऊपर एक अचानक से बल लगता है ना, और वैसे टायर पर लगता है, जब टायर रुकते हैं ना वो घर्षण बल भी लगता है। वो चीज़ें आप बाद में समझोगे जब आपको न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से त्वरण से चलती हुई कार, त्वरण से चलती हुई कार का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखो एक समान से चली तो मतलब सेम स्पीड, और त्वरण का मतलब है कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार क्या हो रही है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले वो 60 पे, फिर 65, 70, 80, 90 ऐसे बढ़ती जा रही है स्पीड लगातार, मतलब स्पीड कम नहीं हो रही, बस एक निश्चित स्थिति में लगातार स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वो होता है त्वरण से चलती स्पीड, क्योंकि इस पर भी क्या ना बल लग रहा है, कौन सा इसमें टॉर्क इस्तेमाल कर रहा है, बल आघूर्ण का काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से गोल गोल घूमता झूला, आप मेले के अंदर घूमे होंगे उस वाले झूले में, है ना, उस पर भी क्या आता है, उस पर भी आपका बल लगता है। आपको पता ना कि जब घूमता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो उस पर भी एक काल्पनिक बल लग रहा है। इसी प्रकार से मोड़ पर जब घूमती है गाड़ी तो उस पर भी अपकेंद्र बल लगता है। एक सवाल भी आता है, आप वो हमको बताएंगे कि मोड़ पर जो है ना क्या होता है कि सड़क के एक सिरे से वैसे उठाकर बनाई जाती है, क्यों? अपकेंद्र बल देने के लिए, पर्याप्त अभिकेंद्र बल के लिए, समझाएंगे। तो ये सब होते हैं क्योंकि इसमें अचानक से कोई छुपा हुआ बल होता है प्रत्येक स्थिति में, और इन स्थिति में किसी में नहीं है। प्रत्येक सामान्य परिस्थिति है, घूम रही तो भैया जो उस पर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण बल उसका है तो है, अभिकेंद्र बल है तो है। ऐसे ही समान वेग से जब चलती हुई कहने स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा, तो अपनी स्पीड चल रही है, ठीक है। तो जिस पर कोई बाह्य काल्पनिक बल ना लगता हो वो तो होता है जगत्य, और जिस पर बाह्य काल्पनिक बल लगता है वो क्या होता है, अजगत्य। बिल्कुल बस सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए आप, और यही आपका जगत्य और अजगत्य निर्देश फ्रेम। अब आगे हम चलेंगे गति के बारे में। अब इसी क्रम में हमने जैसे कि आपने गति पढ़ा है, अब गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्योंकि मेन चैप्टर का नाम तो गति है ना, तो हेडिंग गा लीजिए गति से संबंधित
कुछ परिभाषाएं। ये अच्छा टॉपिक है आपके पास में, ठीक है, इसमें ही आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग दूरी बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहला आपके पास में दूरी है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डिस्टेंस। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। क्या होती है दूरी? ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई तो ये तो दूरी होगी, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप बताइए? कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, रास्ता है पथ, एक ही चीज़ है, पथ की लंबाई क्या कहलाती है? उसकी दूरी कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, बस ऐसे समझो। तो लिखिए, जब कोई वस्तु गति करती, ये बात पक्का लिखनी है क्योंकि गति नहीं करेगी तो फिर दूरी आएगी कहाँ से? तो ये तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा। तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? तो बोलो क्या होगा? दूरी बराबर, सबको बताया फॉर्मूला, तो कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हैं, 4 गुना समय, और ये स्मॉल ऐसे बाई v गुना टी। तो एस बराबर क्या हो गया? वी टी। और मैंने बताया कि जब डेफिनेशन लिखते हैं 3 चीज़ें उससे लिखनी है आपको। एक तो मात्रक, क्या लिखना है? मात्रक। मात्रक क्या होगा? मीटर होता है दूरी का मात्रक, ठीक है, एम, ठीक है। एक क्या लिखनी है? वीमा। वीमा क्या होती है? एल, ठीक है। और एक लिखनी है राशि। क्या लिखनी है? राशि कैसी होगी? सदिश, सॉरी अदिश। एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ, काम की बात है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगी वो काम की बात क्या है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। तो कक्षा 11 के लिए स्पेशली, कक्षा 11 के लिए, 12 के लिए नहीं, कक्षा 11 में जिनके भी नाम में वाह और बा आ जाए, वाह और बा, तो वो अधिकांश 99% सदिश होती है। क्या होती है? सदिश। और जिसमें नहीं आता वो हमेशा अदिश होती है। इसमें वाह बा नहीं आ रहा तो क्या होगी? ये अदिश। और जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगी? सदिश। बस सिंपल सी पहचान है, ठीक है। तो आपने दूरी की परिभाषा लिख ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। तो अब हम आपको लिखवाते हैं अगली डेफिनेशन, जो दूरी है उससे अगला। ये तो सिंपल है भाई, 9th का चल रहा है, 9th में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो अगली डेफिनेशन है उसका नाम है नंबर 2 पर विस्थापन। कौन सी है? विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था ना कि जितनी भी आपने शुरुआत में विमाएं पढ़ी है ना, वो सभी के सभी आपको मिलेंगी, है ना। विस्थापन क्या होता है? तो थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये क्या है? जैसे कि इसको ऐसे समझो, ये कोई यहाँ से चला सीधा फिर से यहीं पर पहुंच गया, तो ये क्या होता है? विस्थापन होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और दूरी क्या है? टोटल लंबाई। तो जैसे कि किसी वर्ग पर चलेगा ना, तो इसकी टोटल जो दूरी होगी वो तो होगी वर्ग की परिधि, जिसको बोलते हैं 2πr। लेकिन अगर इसके विस्थापन की बात करेंगे, क्योंकि ये इसी बिंदु से चला था, इसी बिंदु पर पहुंच गया है, तो प्रारंभिक और अंतिम सेम है, तो कितना हो जाएगा? 0। बस ये फर्क होता है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, गैलेक्सी की बात करता है, मेन वजह ये है। आप तो आगे जाना, चल के हम आपको बताएंगे सदिश राशि में जब अगला चक्कर आएगा, ठीक है। तो खैर लिखिए, देखिए, जब कोई वस्तु गति करती है तो, इंक खत्म हो गई है भैया, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। सिंपल सी बात है। और इसे डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और डेल्टा एस के बराबर क्या होगा बताओ? S2 माइनस S1, क्योंकि ये अंतिम में से प्रारंभिक वाली रख जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि इंक खत्म हो गई, कोई बात नहीं, करते हैं इंतजाम।
अब आगे देखिए क्या होगा, मात्रक। सबको पता है विस्थापन का क्या क्या होता है भाई, मैं कह रहा यानी कि एम। सबसे पहले मैंने ये तो पढ़ी थी, विमा क्या होती है, एल। और राशि कैसे होगी, समझ में आपकी आ भी गया होगा, क्योंकि वह आ रहा है तो कैसी होगी, सदिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो हेडिंग है ना, इन दोनों में अंतर बताऊंगा आपको मैं, दूरी व विस्थापन में अंतर। बहुत अच्छा हेडिंग है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इधर लिखो दूरी और इधर लिखिए विस्थापन। ठीक है, नंबर एक, नंबर एक ये आप खुद लिखेंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लिखना शुरू कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला अंतर क्या है, दूरी में जो परिभाषा है क्या है, यह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। क्लियर है। और ये क्या है, यह किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। पहला अंतर हमेशा डेफिनेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अंतर आपको क्या लिखना, सीधा डेफिनेशन क्या लिखना है इसमें, लिखते हुए साथ साथ में कि यह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। इसमें क्या लिखेंगे, यह किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। क्लियर है। दूसरा लिखो, इसका मान केवल धनात्मक होता है। इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर इसका मान ज्यादा हो गया तो सीधी बात है कि मान माइनस का जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखो, क्या बताया दूसरा मैंने, इसका मान केवल धनात्मक होता है। इसका क्या बताया मैंने, इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। इसका मान क्या था मैंने, शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। ये लास्ट, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। बस चार लिखने हैं आपको। ठीक है, चारों चारों मैंने आपको बता दिए हैं और इनको लिखिए, फिर हम आपका अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। और अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, बताइए। अभी तक आपने पढ़ा है क्या क्या भाई। हम्म, गति पढ़ ली है आपने, गति क्या होती है, और साथ में चाल, सॉरी, वेग और विस्थापन पढ़ लिया है। ठीक है ना, और हमने वेग और विस्थापन के अंतर भी पढ़ लिया है ना। तो दूरी विस्थापन में अंतर, सॉरी किसमें पढ़ा आपने, दूरी और विस्थापन में अंतर। अभी तक जो आपके पास में टॉपिक था वो क्या था, दूरी और विस्थापन। और अभी इसी क्रम में अगला जो आपके पास में हेडिंग है वो क्या है, चाल। वो चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीड। कभी आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में ऐसे यूज किया है चाल, आप अपने दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, चाल की स्पीड। दो है एक ही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग कभी किसी गाड़ी में बैठे हैं, है ना, और उसने गाड़ी भगा रखी है बहुत तेज, क्या कर रखी है, गाड़ी भगा रखी है, तो क्या कभी आपने इसको कहा कि भाई इसकी थोड़ी सी चाल कम कर ले, क्या कहा है कि भाई थोड़ी सी इसकी स्पीड कम कर ले, है, चाल तो नहीं बोला ना कभी। ये हमारी समस्या रहती है ना, कि हम अंग्रेजी के शब्दों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। तो वैसे जैसे कि टॉपिक का नाम चाल है, मतलब स्पीड है, तो आप लोग चाल ऐसी बात नहीं है, पढ़ते आ रहे हैं, चाल का इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। तो मुझे ये बताइए कि चाल होती क्या है, परिभाषा क्या होती है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो आप उसको बोलते हैं कि यार ये तो 80 की स्पीड चला रहा है, क्या क्या बोलते हैं आप उसको, कि ये तो 80 की स्पीड पर चला रहा है, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो मुझे बताओ कि 80 की स्पीड का मतलब क्या है, ये बताइए मुझे। अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी 80 की स्पीड पर चला रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है। बोलते हैं ना आप कि भैया ये तो 80 की पे चल रहा है भाई, आज तो पक्का मारेगा, ये निपटाएगा हमें। बोलते हैं ना सही, कि भाई ये 80 की स्पीड पे चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि 80 की स्पीड का मतलब क्या होता है। क्या आपने कभी गाड़ी का ओडोमीटर देखा है, वो जहाँ पे सुई टीन ऐसे होती है, देखा है, देखा है कि नहीं देखा। क्या लिखा आता है उस पर, 20 40 60 80 100 120 140 200 ऐसा होता है, लिखा हुआ है ना। बाइक पर भी होता है, हर जगह होता है। कभी उन नंबर के नीचे एक चीज और भी लिखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति एच, है ना। 80 पे सुई चलेगी तो मतलब 80 की स्पीड है।
लेकिन मात्रक क्या है उसका, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है, अगर गाड़ी 180 की स्पीड पर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस स्पीड से गाड़ी 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी। इस चीज का मतलब ये होता है, समझ गए। 80 की स्पीड का मतलब क्या है कि गाड़ी 1 घंटे में कितनी चली जाएगी, 80 किलोमीटर। क्लियर बात है। और 100 की स्पीड का मतलब क्या है कि गाड़ी 1 घंटे में कितना चले जाएगी, 100 किलोमीटर। ठीक है, ये मतलब होता है 80 की स्पीड का, 100 की स्पीड का। क्लियर बात है। कोई आपसे पूछे ना कि 80 की स्पीड का मतलब क्या है, 100 की स्पीड का मतलब क्या है, तो आप ये बात क्लियर बताना। ठीक है। अब ये तो हुआ, हमने बताया आपको जनरली कि होता क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए, जब बात करते हैं हम फिजिक्स की, किसकी बात करते हैं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स में एक को, किसको, एक को, नंबर वन है ना, वन है ना। फिजिक्स में जब डेफिनेशन लिखी जाती है, मतलब परिभाषा लिखी जाती है, तो एक को फिजिक्स में एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक। क्या बोलते हैं, क्लियर बात है। मैंने क्या बोला आपको कि फिजिक्स में जब परिभाषाएं लिखी जाती है तो एक को क्या बोलते हैं, एकांक। तो वो 1 घंटे की बात कर रहा था, आप उसको एकांक समझ लो। क्या समझ लो उसको, एकांक समय। क्या समझ लो उसको, एकांक समय। पक्का। तो एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई क्या, दूरी, क्या होती है, चाल। नहीं समझी बात को, क्या परिभाषा है मैंने, है ना। फिजिक्स में एक को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर जा रही है, 80 किलोमीटर दूरी जा रही है ना। तो फिजिक्स में एक को क्या बोलेंगे, एकांक समय हो गया। तो ठीक है, और वह 80 किलोमीटर क्या है, दूरी। तो परिभाषा क्या हुई, एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है किसी वस्तु की, चाल कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है। नहीं समझे बात को, परिभाषा लिखनी, ठीक है। समझ गया ना कि परिभाषा लिखेंगे कैसे। परिभाषा लिखने से पहले समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी परिभाषा लिखनी शुरू कीजिए, और साथ साथ में मैं भी आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए, देखो, जब कोई वस्तु गति करती है, ये तो आपको पक्का ही लिखना है। जब कोई वस्तु गति करती है तो, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। क्लियर है। आगे लिखिए, इसे स्मॉल वी से प्रदर्शित, क्या लिखेंगे, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात है। ठीक है भाई, प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल वी से। ठीक है। और चाल का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, दूरी बटे, पक्का ना। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे समय। क्लियर है। और चाल क्या है, वी। दूरी क्या है, वी आपका क्या है, एस, और अपॉन में टी। ठीक है। और मैंने बताया था कि जब भी आप परिभाषा लिखते हैं तो उसमें 3 चीजें लिखनी अनिवार्य है। क्या क्या है, मात्रक, एक क्या है, विमा, और एक क्या है, राशि। तो ये भी पक्का लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है देखिए, क्या होगा, दूरी का, ठीक है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। और विमा बोलो क्या होगी, विमा आप लोग अभी पढ़ के आए हैं, इसकी एल, उस इसकी क्या होती है, टी,
अरे देखो ये तो हमने निकाली भी है वहां पर एल टी पावर -1, ठीक है नहीं बात। मैंने पहले कहा था कि आपने यहाँ पर जितनी भी राशियां पढ़ी है 42 की 42 सारी की सारी फिजिक्स में क्या मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भले ही वहां पर कई बहुत सी आए ना शब्द आए, कई चांद गुणांक कई उत्तर, सब मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हर एक। तो देखो आपने देख लिया, वो दूरी भी आ गया पढ़ने के लिए, विस्थापन भी आ गया, चाल भी आ गया, अब जब वेग भी आ जाएगा, ऐसे सब आ जाएंगे पढ़ने के लिए, समझ गए बात को, ठीक है। तो और राशि कैसी होगी बताइए, नाम से चल रहा होगा पता, जैसे कि मैंने आपको ना एक नाम वाली ट्रिक बताई थी, आदिश होगी ना, क्योंकि क्या है इसके नाम में वाह और वाह नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहचानने की ट्रिक है। 99% कक्षा 11 में काम आती है, ठीक है, 12 में नहीं काम आती है, कितना भी याद रखना, ठीक है। चलो खैर, कैसी होती है राशि, सदिश, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, यहाँ तो बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं है ना। अब देखिए, इसी के बेस पर आपको नीचे लिखना है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी के बेस के यहीं के यहीं पर एक हेडिंग आ जाएगी, औसत चाल, कौन सी चाल भाई, औसत चाल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज। हेडिंग आपको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि जगह इधर की तो मैं तो इधर लिख रहा हूँ, कोई कौन सी बड़ी बात आ रही है ना। तो अगला मतलब ये है इसी का ही पॉइंट भाई, है ना, किसी और का पॉइंट नहीं है, ये इसी का ही हेडिंग है, एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज स्पीड में क्या होता है, देखो देख, एवरेज स्पीड को सिंपल सा समझो, कि आप सपोज कीजिए हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार से दिल्ली, और जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उसमें ड्राइवर ने कभी तो वो 40 की स्पीड पर चलाई है ना, कभी वो 80 की स्पीड पर चलाई है, कभी उसने हाईवे पे जब खाली मिला तो 120 की स्पीड पर भी चलाई है ना। तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा ऐसे हुआ, और वो हरिद्वार से दिल्ली पहुंच गया, हरिद्वार से कहाँ कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। आपसे पूछा कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, क्या पूछा, एवरेज स्पीड कितनी रही। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, कि जब भी कोई वस्तु गति करती है ना, तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी है, क्या निकालते हैं, कि वो हरिद्वार से दिल्ली तक की दूरी कितनी है, सपोज कीजिए 200 किलोमीटर, सपोज कर लीजिए कितना है, कुल दूरी कितनी लगी है ना, और उसको कुल समय कितना लगा है, मानने के बाद उसको 5 घंटे लगे, कितना लगे उसको, 5 घंटे। तो 200 बटे में 5, तो कितनी एवरेज इस पर आएगी, 40 की, है ना। तो यानी कि क्या आता है, कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो क्या परिभाषा होगी, कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ये होगी परिभाषा, क्लियर बात है। तो लिखिए इसकी परिभाषा, लिखो, लिखो, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को, किसको, अनुपात को औसत चाल कहते हैं। हिंदी बिल्कुल भी गलत मत लिखना, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और आगे लिखना है एक बात और, इसे, ये भी वी है लेकिन वी के लिए छोटा सा लगाना ए वी, वी के लिए छोटा सा क्या लगाना है, ए वी। और ए वी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एवरेज, क्या होता है ए वी का मतलब, एवरेज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कि ए वी का मतलब क्या है, समझ गए, इसे वी ए वी से परिदर्शित करते हैं, ठीक है। और भैया फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय, यानी कि वी ए वी बराबर, कुल दूरी होती है एस, समय हो गया कुल, माननी बात है टी। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक सेम भाई यही होगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मात्रक नहीं बदलेगी, विमान बदलेगी, ये सब कुछ तो इसका सेम टू सेम ही रहेगा, क्लियर है। अब बताइए कि ये परिभाषा आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, क्लियर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इसके बेस पर मैं आपको पहले एक सवाल करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, सवाल,
क्योंकि वैसे इससे अगला टॉपिक एकदम से वेग है, दो फिर दोनों में अंतर करवाएंगे, लेकिन सवाल से आपको ना चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं इसके बेस का एक आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला अभी का अभी तुरंत, ठीक है, और फिर मैं आपको आगे इसमें सवाल बताऊंगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले है, अब पहले हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। ठीक है, तो चाल तो आपने पढ़ लिया ना। अब देखिए चाल का हम आपको क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, सवाल आप लोग भी साथ साथ में लिख लीजिए। ठीक है, सवाल ये है, आप देखिए, कोई कार, कोई कार किसी दूरी का, किसी दूरी का एक तिहाई भाग, कितना भाग भाई, एक तिहाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तिहाई भाग कितना है जी, सही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कोमा दूसरा तिहाई भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने से भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शेष तिहाई भाग, शेष तिहाई भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है जो मैंने आपको बताया अभी, कि भैया औसत चाल में, कि भाई कभी तो वो 30 की स्पीड पे चल रहा है और कभी वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, 60 की, और कभी वो किस पे चल रहा है, 90 की स्पीड पे। क्लियर बात है? सवाल वही चीज है और चीज भी वही है, बस आपको समझना है किसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए आप इस सवाल को जब भी समझेंगे तो इसमें एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। क्या करेंगे, छोटा सा चित्र बना लीजिए। क्यों? क्योंकि चित्र बना लेंगे तो आपके स्टेप इसमें क्लियर हो जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। मानने की बात है भैया ये वो दूरी है ए से लेके बी के बीच में, वो तिहाई है, मतलब मतलब दूरी के इसने कितने हिस्से कर रखे हैं, 3 हिस्से। कितने हिस्से कर रखे दूरी के, 3 हिस्से। क्लियर है? तो हमने क्या करा है कि एक तो हिस्सा ये रहा सी पर और एक हिस्सा ये रहा डी पर, और तीनों तीनों क्या क्या भाई, सेम सेम है, तीनों के तीनों हिस्से कितने हैं, सेम सेम हिस्से हैं। ठीक है, सवाल को करने का तरीका समझ ली। और मानने की बात है ये दूरी है आपकी एक्स, कितनी है दूरी टोटल, एक्स। और ये जो, तो जब ये एक्स है तो इतिहास में कितना होगा, x/3, नीचे लिख लेता हूँ। चलो, ये वाला कितनी होगी, x/3, ये भी कितनी होगी, x/3, और ये भी कितना होगा, x/3, क्योंकि तिहाई हिस्सा है। तिहाई का मतलब होता है 1/3। ये आपको पता होना चाहिए कि तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3, और चौथाई का मतलब कितना होता है, 1/4। क्लियर बात है? ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला तिहाई भाग है वो कितनी की स्पीड में चला है जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना चला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना चला है जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा। और अभी अभी आप लोग ना औसत चाल पर लेके आए हैं, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटे में कुल समय। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास में कुल दूरी तो है ना, दूरी तो हमारे पास में है ही ना, कितनी है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, समय नहीं है। हमारे पास में क्या है, समय नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों दूरियों में अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, समय। क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग समय। और जैसे ही हमारे पास में समय निकल जाएगा तो सवाल अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। क्लियर बात है? अब देखे देख कैसे करेंगे हम इसको। वैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ रही है क्या कि औसत जो निकालना, 30 + 60 + 90 बटे में 3 कर दो, बटे में कितना कर दो, 3, और उत्तर आ जाएगा है। ये भी तो आ रहा होगा दिमाग में, है? पर ऐसी गलती मत करना औसत चाल के मामले में। ठीक है, नहीं बात, कि 30 + 60 प्लस कितना है, 90, और बटे में कितना कर दो, 3, आ गया जो औसत है। औसत तो ऐसे तो निकालते थे वहां पे, जो उसमें देखा होगा आपने माध्यिका वाले चैप्टर में है, समांतर माध्य वाले में, कक्षा 9 में है, ऐसे तो करते थे कि जितनी संख्या है संख्या का योग और बटे में कुल संख्या कितनी है ना, सभी संख्या का योग और बटे में कुल संख्या कितनी। लेकिन यहाँ पर ऐसी भूल मत करना औसत चाल के केस में। ठीक है, इसमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा हर में अलग अलग कितना कितना है। ठीक है,
देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे चित्रानुसार, क्योंकि आपने चित्र बनाया है, ठीक है। जब चित्र नहीं बनाते तो तब नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, चित्रानुसार। बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा लिखो पहले तिहाई भाग के लिए। किसके लिए भाई? पहले तिहाई भाग। कौन सा भाई पहले वाला? एसी के लिए। किसके लिए भाई? पहले वाला एसी तो है याद रखना, है ना। ध्यान दीजिए। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, समय निकालना है, क्योंकि दूरी तो आपके पास में ऑलरेडी दी हुई है। क्लियर बात है। तो पहले वाले में जो समय है आपने समझ लो कि T1 मान लिया, लिख लेना बाद में, पहले सवाल को समझ लीजिए साथ साथ में, ठीक है ना। अब दूरी कितनी है पहले इसी भाग के लिए? x/3 कितनी है दूरी? और चाल कितनी है? चाल कितनी है? अरे दूरी इसको मत कर देना 30 को। दूरी कौन सी है? x/3। और चाल कितनी है? 30 की, ठीक है। क्लियर बात है। तो ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है ना, ये तो पता होगा कि इसका सीधा सिंपल है। तो x बटे कितना होगा? 30 थी 90। और h का मतलब क्या है? घंटे, क्योंकि इसमें h दे रखा है ना। हाउस होता है ना, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब बात करेंगे हम भाग सीढ़ी के लिए। किसके लिए बात करेंगे? भाग सीढ़ी के लिए, यानी कि दूसरे की बात हो रही है। फॉर्मूला तो लग गया, अब आएगा क्या? T2। क्या आएगा? दूरी कितनी है? x/3। चाल कितनी है? 60। तो कितना आ जाएगा बताओ? x/180। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? h का मतलब क्या है? हाँ बस, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना यहाँ तक। चलिए, अब हम बात किसकी होगी भैया, बताओ। भाग कौन से की होगी भैया बात? बीडी के लिए। किसके लिए जी? बीडी के लिए। अब बताओ, बीडी में क्या होगा यहाँ पे? T3। और बताइए, सॉरी, दूरी कितनी है? x/3। और चाल कितनी है? 90। बिल्कुल क्लियर है। तो बोलो कितना होगा? 270, क्योंकि दोनों होती है 27 h आवर्स, ठीक है। तो बताइए, तीनों में हमारे पास में समय निकल गया क्या? अब हमारे पास में समय भी है और साथ में कुल दूरी भी है, पक्का। तो अब हमें क्या करना है, सीधा अपना फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो लगाइए, अतः औसत चाल, क्या फॉर्मूला होगा? वी ए बी बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़ा भी आपने? कुल दूरी और बटे में कुल समय, ठीक है। तो वी ए बी बराबर, कुल दूरी कितनी है? एक्स। कुल दूरी कितनी है भाई? कुल समय क्या है? T1 प्लस T2 और प्लस T3। तीनों के तीनों समय क्या आ जाएंगे आपके? जुड़ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, कैसे जुड़ेंगे समय, क्योंकि तीनों में टाइम अलग अलग लगा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वी ए बी बराबर, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स अपॉन में T1 की वैल्यू क्या है बताइए? x/90। इसकी वैल्यू कितनी है? x/180। इसकी वैल्यू कितनी है? x/270। और मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, ऐसा सवाल ना बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। रेलवे का सवाल दे लो, जेई का सवाल दे लो, समूह ज्ञान का सवाल दे लो, आप किसी चाहे टीचर का सवाल दे लो, नेट का एग्जाम में भी आ जाता है आजकल तो, ठीक है ना। बात किसी भी परीक्षा का दोगे ना, ऐसा सवाल पक्का आता है। क्योंकि ये आता क्यों है, इसके पीछे पर पता क्या वजह है? वजह ये है क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर वही गलती कर देते हैं। 30 60 90 और 90 180 बटे में 3 और तो आ गया जी 60, खत्म। आ रही ना बात, उसमें ऑप्शन एक 60 भी होता है, अरे ये तो 60 ठीक, और बस सवाल गलत, है ना असल में। इसलिए आता है सवाल ऐसा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है उसका सवाल हमेशा क्या होता है? गलत होगा। सीधी सी बात है, गलत क्यों होगा? आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में भी यहाँ होगा किसको ऐसे करते हैं, नहीं, ठीक है। चलिए कर दो बात नहीं। अब देख लीजिए आगे क्या होगा इसमें। चलो, अब आप मुझे बताइए कि वी ए वी बराबर, आप लोगों से एलसीएम तो लेना आता है ना, आता है कि नहीं आता है? बताइए, 90 180 और 270 का एलसीएम क्या आएगा? 270 आ जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 180 से 270 डिवाइड नहीं होगा। आप इसको ऐसे करो ना, 90, ये 90 को एक एक यूनिट मानो, कितना मानो? एक, एक, दो, तीन, है ना। 3 दूना 6, और 6 को 9 से गुणा करो, 9 छकी 54, इसका 540 आएगा। कितना आएगा? हाँ, क्योंकि 270 नहीं आएगा। 270 देखो 90 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 180 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, ये बात है मेन।
इसलिए कितना आएगा 540। क्लियर बात है ना। देखो एलसीएम ने आपसे लेने आने चाहिए भाई, ये काम ना आप लोग कक्षा 9 में सीखते हैं। अगर आपसे ये नहीं आते तो भैया देखो अब मैं यहाँ पे आपको एलसीएम तो सिखाने से जा रहा हूँ, बस एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसी संख्याओं के एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके सामने दिख रहा है कि 90 से कट जाएगी तीनों तीनों, क्या आ जाएगा 90 से कट गई, तो 90 तो हो गया अलग, 90 तो क्या हो गया अलग हो गया। अब देखो यहाँ कितना बचा एक, यहाँ कितना बच गया दो, और यहाँ पे कितना बच गया तीन, तीनों के आपस में गुणा कर दो कितना आ गया, एक दूना दो, दो तिया छह तो आएगा, कितना आएगा छह, और बस इनकी गुणा कर दो कितना आ गया 540। ऐसे निकलता है इससे, ये भी निकालने का तरीका है इजी। समझ गए नहीं समझ गए, स्टेप तरीका समझे कैसे बताओ तुम्हें, जब भी ऐसे कंडीशन में फंसो तो तब ऐसे निकालने का तरीका है। अब भाई देखो और भी बहुत तरीके हैं निकालने के, बस ये मतलब बहुत सिंपल सा फंडा बताया करने का, ठीक है। आप लोग भी इससे निकाल लेना, क्लियर बात है। चलिए तो एलसीएम कितना आएगा 540, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोलो 9 छकी 54 यानी क्या आ जाएगा 6x, और 18 तिये 54 3x, और यहाँ पे 27 दूनी 54। समझ गए बात को कैसा हुआ है। अब बस इससे इसको भाग दो, 90 से इसको देते रहो, 9 छकी 54, यहाँ पे 18 से दो 18 तिये 54, और यहाँ पे 27 से दो 27, 27 दूनी 54, ठीक है, वहां पे वो संख्या पूरा। और ये कहाँ चले जाएगा ऊपर। एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये जो मेन वाला अपोन होता है उसके सामने लगाना है, ना कि इस वाले के सामने मत लगा देना भूल कर, ऐसी गलती भूल करके मत कर देना, ठीक है ना। ये वाला जो बराबर का चिन्ह होता है, ये वाली संख्या हमेशा याद रहे, आप आगे चल के ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। ये हमेशा जो मेन वाला अपोन है ना उसके सामने आता है, उसी के सामने ये संख्या आती है, जैसे देखा। तो ये लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप ये लिखने में गलती करते हैं ना तो सवाल में आप कर दोगे सब बात, लेकिन मजा नहीं आता लिखा हुआ, ठीक है ना। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जो मैंने आपको कंडीशन बताई, क्या क्या बताइए कि ये बराबर का चिन्ह हमेशा मेन वाले अपोन के सामने होता है, बिल्कुल सेम इस तरीके से, ठीक है। ऐसी गलती बोल कर भी मत करना कि आप इसको यहाँ पे लगा दो, क्योंकि फिर बराबर नहीं माना जाएगा, और वहीं से सवाल गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हमेशा याद रखना इस चीज को, क्लियर है। चले आगे ध्यान दीजिए बराबर। अब देखिए ये 540 क्या होगा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब 540x, और ये जो भी जाएगा 6 3 9x और प्लस 2x, तो कितना हो गया 11x, कितना आ गया जी 11x। अब x से x क्या हो गया कैंसिल, भाग दो 11 चौक 44, पक्का ना आ गया। बच गए कितने, कितने बचे गए 10, कितने बच गए हैं 10, तो कितना हो गया 100, 100 11 99, ठीक है, पॉइंट आ गया। फिर कितना बच गया है एक, है ना, ना चलने की फिर जीरो आएगी ना, जीरो आ जाएगी, फिर ना चलने का जीरो, तो फिर 100 आ जाएगा, तो एक तो जीरो भी आएगी, और 11 फिर से कितना आएगा 99, तो ऐसा चलता रहेगा, यानी कि लगभग लगभग कितना आएगा 49 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब 9 को हटाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा अपने आप ही एक बन जाता है, क्योंकि इधर वाले में एक जुड़ गया, मुझे मैंने आपको बताया था। बताओ सवाल समझ में आने यार, वहां पर एक ऑप्शन ये वाला भी होगा, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि भैया भैया पूरा ही 49 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो ऑप्शन होंगे ना, कहीं पे 30 भी लिखा हुआ, कहीं पे 60 भी लिखा है, कहीं पे 49 भी लिखा हुआ, और कहीं पे 80 भी लिखा होगा, तो सही कौन सा है, भले पॉइंट में ना हो लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 49 तो है ना, खत्म बात है, समझ गए भाई, ठीक है नहीं बात, क्लियर है, समझ के बात को। बताओ इस सवाल को करने में कोई दिक्कत आई है क्या आप लोगों को, है ना। अब देखिए जो मैं आपको इसके बेस का एक अगला सवाल बता रहा हूँ, इसमें तो सवाल का आंसर जो है ना भाई दशमलव में आया, उसका आंसर दशमलव में नहीं आएगा, वो आपको अभी करना है, ठीक है। सवाल में आपको क्या क्या करना है, पहले तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक, और यहाँ पर सवाल में क्या है, शुरुआत में यहाँ पर है 20, कितना है 20, और यहाँ पर कितना है 40, और यहाँ पर कितना है 60, कितना कितना है 20 40 60। एक बात और भी समझना, अपॉन वाली, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये वाला तो ऊपर गया है और ये वाला नीचे आया, ऐसा क्यों हुआ है। मुझसे एक सवाल पूछा था स्कूल में कि सर कि ये वाला तो ऊपर गया है और ये वाला यहाँ पे 3 नीचे आया, ऐसा क्यों है। ये डिपेंड करता है कि अपोन कहाँ पर है, अपोन कहाँ पर है, क्योंकि अपोन यहाँ पर है ना, तो वो अपोन ऊपर वाले में था तो इसलिए नीचे आया, और यहाँ पर अपोन किस में है नीचे वाले में, तो इसलिए ऊपर गया है। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कभी आप आगे चल के दिक्कत करें, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप सॉल्व करिए, जो मैंने आपके सामने लिखा है 20
40 और 60 वाला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, और मुझे इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसका, ये जो आपके पास में सवाल है, इसका क्या आंसर आया है मुझे आपको कमेंट में अवश्य बताना है कि आपका उत्तर क्या आया है, ठीक है। और जो भी बताएगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में बस हम यही कहेंगे कि आपकी इस चैप्टर की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और बाकी हम आपको जो इसमें अगला टॉपिक है वेग, वो आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और बस आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी आपको अवश्य दबाना है। धन्यवाद।